अस्सलाम वालेकुम डियर इन वेलकम बैक डियर। रोज़ाना के हिसाब से हम कोई ना कोई प्रॉपर्टी बेच रहे होते हैं या सम टाइम हम कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे होते हैं। सर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, लाइक इट विल बी आइदर मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। दैट्स व्हाई देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ। अगर हम कोई बिल्डिंग, कोई ज़मीन जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिफिनीशन में फॉल करती है, जब हम इसकी ट्रांजैक्शन करते हैं यानी इनको ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि सेल करते हैं, मॉर्गेज करते हैं, लीज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं या इवन गिफ्ट करते हैं किसी को, तो इससे जुड़े हुए जितनी भी बातें हैं दैट इज गिवन एन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। एंड जब कभी हम कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं या इसको सेल आउट करते हैं, इसको हम प्लेज करते हैं, किसी के पास गिरवी रखते हैं, तो इसके हवाले से जुड़ी हुई बातें एक खास किस्म की कानून में हमें मिलती है, दैट इज नोन एज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जब कभी हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो ज़मीन या बिल्डिंग नहीं है, मतलब इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसको कानून में मूवेबल प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है। सर जब कभी हम मूवेबल प्रॉपर्टी को, पर्टिकुलरली गुड्स को, यानी कि जो आशिया है उनको जब हम सेल आउट करते हैं या जब हम परचेज करते हैं, तो उसको जो कानून डील करता है दैट इज नोन एज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सर आज के सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि जब कभी हम इन गुड्स के बारे में कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब इसको हम बेचेंगे या परचेज करेंगे, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो किस तरह का होगा एंड व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील करता है गुड्स। इस एक्ट में बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स से क्या मुराद है। सर इसके मुताबिक जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स होगा, कहता है इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड टू द बायर for a price. This definition is given and Sales of Goods Act 1930। सर एक सवाल जहन में उठता है कि क्या 1930 से पहले गुड्स के मुतालिक कोई कानून नहीं था कि इसको कैसे सेल आउट किया जाए या इसको कैसे परचेज किया जाए? यस, कानून एग्जिस्ट करता था। गुड्स के मुतालिक जितनी भी जुड़े हुए प्रोविजन थे देयर वर गिवन इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सर 1930 में जब ज़रूरत महसूस हुई कि गुड्स के मामलात बढ़ गए हैं एंड जो प्रोविज़न कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताए गए हैं वो काफ़ी नहीं है इस ट्रांजैक्शन को कवर करने के लिए, तो पार्लियामेंटेरियन ने एक फ्रेश लेजिस्लेशन कर दी, एक फ्रेश डॉक्यूमेंट दे दिया कि जिसमें सारे के सारे गुड्स के वो प्रोविज़न जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए थे वहाँ से हज़फ करके सेल्स ऑफ गुड्स एक नया एक्ट पास कर दिया गया, उसमें इंसर्ट कर दिए गए जिसका नाम रखा गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। मतलब 1930 के बाद गुड्स के मुतालिक जितनी भी जुड़ी हुई चीज़ें होंगे, उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका एग्रीमेंट टू सेल होगा, वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के मुताबिक डील होंगे। यस, वो प्रोविजन या वो डेफिनेशन जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं बताई हुई, तो वो वही डेफिनेशन काउंट होगी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताई गई है। Certain essentials given in this definition. Sir, to make this definition more clear, let interpret the essential or the keywords given in the definition. Sir, इस definition में जो सबसे पहला कीवर्ड बताया गया है that is कि ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। नंबर 1, there must be a contract. जो सेकंड essential term है that is parties. There must be at least 2 parties. Number 3, there must be a transfer of property, and transfer of property में there must be a transfer of goods. So there must be sale or agreement to sale, and other one is there the sale must be in lieu of price. These are basically what essentials given in the definition. सर एक एक एसेंशियल को एलोबोरेट करते हैं। सर जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि एक ऐसा एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल इन लॉ। सर जब हम इन्फोर्सेबिलिटी की बात करते हैं कि कौन से एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल हैं, तो सर सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील विद enforceability of agreement, कि when agreement will be enforceable।
मतलब कौन से एग्रीमेंट कानूनी तौर पर नाफिजुल अमल हो सकते हैं, जहां पर वो कुछ एसेंशियल्स बताए गए हैं, जैसे पार्टीज कॉम्पिटेंट हो, कॉन्सेंट फ्री हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, लवेल अबाव, वो जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं सेक्शन 10 में, जब वो पूरे होंगे तो हम बोल सकते हैं कि दैट एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल इन लॉ। और जब कोई एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल इन लॉ हो तो वी कॉल दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले जब हम गुड्स को बेचेंगे या खरीदेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है, मतलब पार्टीज कॉम्पिटेंट, बाकी जितनी भी एसेंशियल बताए गए हैं। सर इसमें दो पार्टीज होना जरूरी है। सर एक होगा ट्रांसफरर, दूसरा होगा ट्रांसफरी। क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो सेल में जो ट्रांसफरर होगा इसको हम बोलते हैं ये सेलर है, और जो जिसको ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि वो इसकी प्राइस पे कर रहा है तो वी कॉल दैट कि ही इज बायर। यानी कि दो पार्टीज होंगी, एक सेलर होगा और एक बायर होगा या परचेजर होगा। प्रॉपर्टी में क्या चीज ट्रांसफर हो रही है? ओनरशिप। कहीं पर राइट ट्रांसफर होता है, कहीं पर सिर्फ पोजीशन दिया जाता है, कहीं पर लियन दिया जाता है, कहीं पर इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, तो सर कहीं पर ओनरशिप ट्रांसफर होती है। यानी कि जो ओनर वाली कंप्लीट कश्ती है, कश्ती में जो कुछ भी है सब कुछ ट्रांसफर किया जाता है, तो ऐसे को हम बोलते हैं कि सेल कर रहा है। तो सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, सेल्स ऑफ गुड्स में हम क्या चीज प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर रहे होंगे? ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे होंगे, मतलब द हब ऑफ ए ऑल राइट ट्रांसफर होंगे, कंप्लीट राइट ट्रांसफर होंगे। और क्या चीज ट्रांसफर करेंगे? ये ओनरशिप किस चीज की होगी? यानी कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, और गुड्स उसमें एक खास कैटेगरी है। सेल्स ऑफ गुड्स इसको डिफाइन करता है कि गुड्स से क्या मुराद है? मुराद ये है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो सारे के सारे गुड्स के डिफिनीशन में फॉल करती है, मां सिवाय दो चीजों के जो कि गुड्स के डिफिनीशन में फॉल नहीं करेगी। नंबर वन मनी, नंबर वन पैसा, नंबर सेकंड एक्शनेबल क्लेम। सर दो चीजें, पैसा और एक्शनेबल क्लेम, गुड्स के डिफिनीशन में फॉल नहीं करेगी। बाकी जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, सेल्स ऑफ गुड्स एक बोल रहा है कि वो सारे के सारे गुड्स के डिफिनीशन में इंक्लूड है। सर पैसा क्या है? बेसिकली करेंसी है, कागज है या कॉइन है। कीप वन थिंग इन योर माइंड, जो पुराने कॉइन्स थे, जो इंटीक्स हैं, उनको हम गुड्स के ज़माने में ले सकते हैं, लेकिन जो सिक्का राइजुल वक्त है उसको हम गुड्स के डिफिनीशन में नहीं ले सकते, ऐसा मानना है सेल्स ऑफ गुड्स का। सर जो एक्शनेबल क्लेम है, मतलब मेयर राइट टू सू, यानी कि अगर किसी का किसी के खिलाफ कोई राइट बनता है टू सू, उससे वो कुछ क्लेम कर सकता है, कोई डैमेजेस ले सकता है, कुछ डेट रिकवर कर सकता है, एक्सेट्रा, तो इसको लॉ बोलता है एक्शनेबल क्लेम। इसके ऊपर एक सेपरेट सेशन मौजूद। कह रहे हैं एक्शनेबल क्लेम भी गुड्स के डिफिनीशन में फॉल नहीं करता। बाकी जितनी भी गुड्स हो, बाकी जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स के डिफिनीशन में फॉल करती हैं। सर गुड्स में कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया जा रहा है, कहता है ये सारे के सारे इंक्लूड होंगे किस चीज में? गुड्स की डिफिनीशन में। नंबर वन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो बिजली है इसको भी गुड्स के डिफिनीशन में ये भी गुड्स के डिफिनीशन में फॉल करेंगे। वाटर, गैस। सर शेयर, जो कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है जिसको हम शेयर बोलते हैं, जनरली शेयर होल्डर का जो हिस्सा बनता है कंपनी में शेयर, वो भी गुड्स के डिफिनीशन में फॉल करेगा। इवन सर जो स्टॉक है किसी भी कंपनी का, चाहे वो डिवेंचर की सूरत में हो, चाहे वो शेयर की सूरत में हो, चाहे वो डिविडेंड की सूरत में हो, ग्रोइंग क्रॉप्स, जितनी भी फसलें हैं ग्रोइंग क्रॉप्स, वो भी गुड्स के डिफिनीशन में फॉल करेंगे। या जो ट्रीज हैं, जो स्टैंडिंग टिम्बर है, मतलब कुछ ट्रीज हैं जैसे कि जिसको हम उगाती इसलिए कि इसको हमने काटना है, जिसको हम स्टैंडिंग टिम्बर्स बोलते हैं, जो लकड़ी के लिए हम उगाते हैं, वो ट्री भी मूवेबल प्रॉपर्टी में फॉल करती है, और ये बोलता है कि ये भी गुड्स की डिफिनीशन में आएंगी। इवन अगर हम फ्रूट की बात करें तो जो फ्रूट हैं ये भी गुड्स की डिफिनीशन में फॉल करेंगे, या जो ग्रास है वो भी गुड की डिफिनीशन में फॉल करती हैं। एंड ETC, इस तरह के कुछ और जस्डम जनरस का जो प्रिंसिपल है वो लागू होगा। सर
गुड्स क्या चीज है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये दो चीजें इंक्लूड नहीं है, बाकी ये सारी चीजें गुड्स के डिफिनीशन में इंक्लूड होगी। फिर कहा कि ये जो गुड्स होगा ना, इसके बारे में किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा। सर या तो सेल हो रहा होगा या एग्रीमेंट टू सेल हो रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो ओनरशिप है ना वो ट्रांसफर कर दी जाएगी, या उसके बारे में क्या किया जाएगा, उसके बारे में प्रॉमिस किया जाएगा कि फ्यूचर में मैं आपको ये प्रॉपर्टी, ये गुड्स ट्रांसफर करूंगा, यानी कि इसकी ओनरशिप आपको ट्रांसफर करूंगा। एक सेल हो गया, और जब हम प्रॉमिस की बात करते हैं दैट इज एग्रीमेंट टू सेल। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड दो चीजों को डील करता है, या तो वो एग्रीमेंट टू सेल हो या वो सेल हो। मतलब का सेल का मतलब क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है, पैसे ले लिए गए और ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर कर दी गई। जब हम बोलेंगे एग्रीमेंट टू सेल तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर की किसी डेट में ओनरशिप ट्रांसफर होनी है। सर ये सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या फर्क है, इसके ऊपर एक सेपरेट सेशन मौजूद, हम इसको देख सकते हैं, बट इसकी इंटेंसिटी और इसका स्टेटस अलग अलग है। सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे और एग्रीमेंट टू सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे। कुछ रेमेडी जो यहाँ पर अवेलेबल है वो एग्रीमेंट टू सेल में नहीं होंगे, यानी कि एग्रीमेंट टू सेल में अगर जो सेलर है वो ओनरशिप ट्रांसफर लेटर ऑन नहीं करता, किसी और को बेच रहा होता है, तो मैं स्टे नहीं ले सकता, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, मैं डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं। लेकिन अगर सेल हुई है, ओनरशिप मुझे ट्रांसफर कर दी गई है, तो इसका मतलब ये है मैं उसका मालिक, ओनर डिक्लेयर हो चुका हूं, तो फिर वो जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन, ये सारे मामला, सारे रेमेडी मैं अवेल कर सकता हूं। तो सर इसमें या तो सेल हो या एग्रीमेंट टू सेल हो। सर ये जो सेल या एग्रीमेंट टू सेल है, किस चीज के एवज ये एग्रीमेंट या सेल किया जा रहा है, तो बोला पैसा, यानी कि यहां प्राइस से क्या मुराद है, यहां प्राइस से मुराद है मनी। सर प्राइस के एवज ये प्रॉपर्टी बेची जाएगी, ये गुड्स बेची जाएगी, मतलब पैसा, कंसिडरेशन क्या होना है, कंसिडरेशन मस्ट बी मनी। सर कीप दिस थिंग इन योर माइंड, सेल में पैसे के एवज ही चीज बेची जाएगी। अगर हम गुड्स के बदले गुड्स वसूल करें तो उसको हम बार्टर बोलते। जो कंसिडरेशन होगी दैट विल बी मनी, दैट इज प्राइस ओनली, दैट इज मनी ओनली। यहां पर एक्सचेंज नहीं है, यानी कि एक्सचेंज का मतलब क्या है, एक्सचेंज का मतलब ये है माल के बदले माल, जिसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं। एक्सचेंज काबिले कबूल नहीं होगा। बाय ऑल मीन्स देयर मस्ट बी अ प्राइस। सो दीज आर बेसिकली व्हाट एसेंशियल, दीज आर बेसिकली व्हाट, कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और उस कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होंगी, एक सेलर होगा, एक बायर होगा, और सेलर क्या करेगा, प्रॉपर्टी की ओनरशिप, गुड्स में जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर करेगा, किसको, बायर को। भाई किस चीज के एवज, प्राइस के एवज, पैसे के एवज ट्रांसफर करेगा, भले उस वक्त ट्रांसफर करे या फ्यूचर के लिए एग्रीमेंट करे, प्रॉमिस करे कि फला तारीख को ओनरशिप ट्रांसफर होगी या मैं आपको ट्रांसफर करूंगा। सर एक एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए एक शख्स है जो कि कोई चीज बेचना चाहता है बी के ऊपर। देखिए सर क्या चीज बेचना चाह रहा है, मान लीजिए कोई टीवी है जो ये बेचना, जो ट्रांसफर करना चाह रहा है। अब टीवी बेसिकली क्या है, या फ्रिज है, ये बेसिकली क्या है, गुड्स के डिफिनीशन में फॉल कर रहा है। क्यों गुड्स के डिफिनीशन में फॉल कर रहा है, क्योंकि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है और यहाँ पर एक्सेप्शन में बताया भी नहीं है, सिर्फ पैसा और एक्शनेबल क्लेम है। इसका मतलब ये हुआ कि गुड्स के डिफिनीशन में फॉल कर रहा है। सर मिस्टर ए क्या है, बेसिकली ये ट्रांसफर कर रहा है और बी ट्रांसफरी है, जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है। अब ये क्या चीज ट्रांसफर हो रहा है इसका, सर ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है। सर ज़हन में रखिएगा, जब ओनर वाली कश्ती ट्रांसफर होती है, यानी कि ओनरशिप ट्रांसफर होती है, तो ट्रांसफरर होता है ना सर, उसको हम बोलते हैं ये सेलर है, और जिसको ये ओनर वाली कश्ती हैंड ओवर की जा रही है, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, उसको हम बोलते हैं ये बायर है। सर ये मिस्टर ए जो है कितने पैसों के एवज, यानी किस कंसिडरेशन के तहत ये टीवी बी को बेच रहा है, ये बोल रहा है 100 रुपए या 1000 या 100,000 इसकी क्या है, कीमत है। तो सर मिस्टर बी इस टीवी का कितना पैसा पे करेगा, इतना पैसा पे करेगा।
अगर ये इतना पैसा पे करता है मिस्टर ए को और उसके बदले में टीवी बी की ओनरशिप में दी जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। जहन में रखिएगा, अगर बी बोलता है कि ये टीवी के बदले मैं आपको पैसे नहीं, आपको मैं एक अदद फ्रिज हैंड ओवर करता हूं, तो ये भी गुड है और ये भी गुड है। माल के बदले माल को हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं, मतलब एक्सचेंज है, तो ये फिर सेल्स ऑफ गुड्स में नहीं आएगा, ये एक्सचेंज के जमरे में आएगा। सर शर्त ये है, सर एसेंशियल ये है कि बी या तो 1000 या तो 100,000 इनको पेमेंट करे या कुछ प्राइस दे दे और कुछ इसके बदले में गुड्स दे दे। मतलब भले पार्शली प्राइस हो या कंप्लीटली प्राइस हो, प्राइस का होना जरूरी है। प्राइस इज द प्राइम एसेंशियल इन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सर भले मिस्टर ए इस पैसे के एवज ओनरशिप उधर ही उसी वक्त ट्रांसफर कर दे या फ्यूचर के लिए एग्रीमेंट करे, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर आर एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड टू द बायर फॉर ए प्राइस। जरूरी नहीं है कि जो एग्रीमेंट होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो खामखा सेल का ही होगा, वो एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड दोनों चीजों को डील करेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स में या तो सेल होगा या एग्रीमेंट टू सेल होगा। सर ऐसे ट्रांजैक्शन को लॉ में बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड। सर अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए प्लीज रीड द बुक द खुदाई पामान।